आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाला हूं। आजकल ज़्यादातर स्त्री और पुरुष अपने जीवन साथी के अफेयर के बारे में जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं, मैं पिछले 2 वीडियो में आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट 5-10 पॉइंट के बारे में बताया हूं। आज उससे आगे चलूँगा। आपको हमने पहले भी बताया इस विषय में और आज फिर बताने वाला हूं। दूसरा सूत्र क्या है? पर स्त्री गमन योग अथवा पर पुरुष गमन योग। नहीं, ये महिला और पुरुष दोनों पर में लागू होता है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये कंडीशन आपके जीवन साथी के कुंडली में है तो 90% मान करके चलिए कि उनको किसी न किसी के साथ अफेयर है। 10% कंडीशन में ऐसा हो सकता है, संभव, कुछ विशेष नियमों के तहत जो ये खंडित हो जाए और उनका अफेयर किसी और के साथ ना हो। दूसरा जो बताने वाला हूं वो है जाजर अथवा नाजायज पुत्र योग। नाजायज पुत्र अथवा पुत्री यानी कि नाजायज संतान योग। कई लोगों को तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसा देखा गया है, ऐसा होता है कि अपने पति के रहते हुए अपने प्रेमी के द्वारा, जिसको वो मन से पति मानती है अथवा किसी प्रेमी को वो प्रेम करती है, उसके द्वारा उसको संतान की उत्पत्ति हो गई। नहीं, अगर ये योग है कुंडली में तो उसको कहते हैं जाजर योग अथवा नाजायज संतान योग। बहुत सारे राजा महाराजा के कुंडली में पहले हुआ करते थे, होते थे, आज भी बहुत सारे लोगों को हो रहा है। तीसरा जो मैं बताने वाला हूं वो है पुत्रहीन योग। ऐसा कंडीशन कुंडली में अगर है तो ये मान करके चलिए कि उस व्यक्ति को संतान ही नहीं होगी। पुत्र का मतलब है यहाँ पर में हर जगह संतान से, संतान ही नहीं होगी, वो व्यक्ति संतानहीन हो जाएगा। तो इसी विषयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। आइए देवी और सज्जनों, समझाने का प्रयास करता हूं आपको। सबसे पहले कंडीशन के बारे में चर्चा करूंगा कि पर स्त्री गमन योग, किसी दूसरे के साथ अफेयर का योग। अपनी पत्नी के अलावा अथवा अपने पति के अलावा किसी दूसरे के साथ संबंध बनने वाला योग भी जन्म कुंडली में दिख जाता है। भले ही वो ज्योतिष आपको ना बताए, योग्य ज्योतिष जल्दी इसके बारे में किसी विशेष व्यक्ति को नहीं बताते। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कंडीशन ये है कि यदि दशमेश, द्वितीयेश और सप्तमेश, क्या दशमेश, द्वितीयेश और सप्तमेश दशम भाव में हो, यहां पर में हो। यानी कि ये देख लो कि दशमेश कौन है, यहां पर में 6 लिखा हुआ है तो बुध हो गया दशमेश। तो दशमेश की डिमांड कहां पर में हो रही है? दशम भाव में हो रही। बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इन सब को जानते हुए भी अपने सामने फिर भी किताब रखता हूं, जो बाई चांस कहीं भूल ना हो जाए। क्योंकि एक वीडियो जो मैं डाल रहा हूं ये कितना हजार लाखों लोग देखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहीं किसी का रिश्ता खराब ना हो जाए, इन सब को ध्यान में रखते हुए कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसलिए सामने पुस्तक रखता हूं, एक नज़र पुस्तक पे जरूर डालता हूं। हो सकता है दिमाग ही है, आदमी ही हूं, कहीं भूल हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए। तो कह रहे हैं कि दशमेश से यहां पर होना चाहिए। तो दशमेश कौन सा है? दशमेश है बुध। दशमेश का मतलब है कि दशम भाव का जो मालिक है। दशम भाव क्या है? 6 लिखा हुआ है। 6 मतलब कन्या राशि। कन्या राशि का मालिक कौन? बुध। तो बुध यहां लिखा हुआ है। कहते हैं दशमेश के बाद कह रहे हैं द्वितीयेश। द्वितीयेश क्या है? 9 के बाद 10। 10 मतलब मकर राशि। मकर राशि का मालिक कौन? कौन? शनि। तो कह रहे हैं कि द्वितीयेश के साथ, दशमेश के साथ द्वितीयेश भी हो। उसके बाद कह रहे हैं कि साथ में सप्तमेश भी हो। तो सप्तमेश कौन है? सप्तम में लिखा हुआ है 3। क्या लिखा हुआ है?
3 लिखा हुआ है, और 3 का मालिक यानी कि मिथुन, मिथुन का मालिक कौन? बुध। तो बुध यहाँ बैठा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति की धनु लग्न की कुंडली है और दशम भाव, सप्तम भाव और द्वितीय भाव का मालिक अगर बैठा हुआ है कुंडली के दशम भाव में, जबकि बुध यहाँ पे बैठ करके भद्र नामक राजयोग भी बना रहा है, लेकिन वो एक दूसरा मैटर है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर दशम भाव का, द्वितीय भाव का, सप्तम भाव का, इन तीनों का मालिक अगर कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ हो, तो वो व्यक्ति पराई स्त्री अथवा पुरुष के साथ वक्त बिताने वाला, वो व्यक्ति पराई स्त्री अथवा पुरुष के साथ संबंध बनाने वाला होता है, ये तय है। फिर कह दूं, किसी विशेष नियम के तहत ही, किसी विशेष नियम के तहत ही ये खंडित हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं तो 90% केस में ऐसा होता है। तो ये आप समझ गए, पर स्त्री अथवा पर पुरुष गमन योग, इसको आपने समझ लिया। दूसरा कहते हैं कि कुंडली में अगर दशमेश, द्वितीयेश और सप्तमेश, इन तीनों ग्रहों में से एक भी ग्रह यदि चतुर्थ स्थान में हो, क्या कहा, फिर से सुन लो, कि दशमेश, द्वितीयेश और सप्तमेश, इन तीनों में से अगर एक का भी मालिक चौथे भाव में बैठा हो, मान लो कि मिटाना पड़ेगा इसको, चलिए, बुध यहीं बैठा हुआ है। अब दूसरे कंडीशन पे चर्चा कर रहे हैं। बुध यहीं बैठा हुआ है और द्वितीय भाव अथवा सप्तम भाव का मालिक यहाँ पे चला आया चौथे भाव में। तो द्वितीय भाव का मालिक कौन सा है? शनि। शनि अगर यहाँ बैठ गया, बड़ा ध्यान से सुनना, ये सब बहुत गूढ़ रहस्य की बात है ज्योतिष की। द्वितीय, सप्तम और दशम भाव में से किसी का भी मालिक अगर चौथे भाव में आ जाता है, तो कहते हैं कि इस योग में मनुष्य निश्चय ही पर स्त्री गमन करने वाला होता है। निश्चय ही, निश्चित तौर पर में वो जो है किसी दूसरे अपने जीवन साथी के अलावा किसी दूसरे महिला अथवा पुरुष के साथ उसका संबंध होता है, ये तय है। ये क्या हुआ? कंडीशन एक बार फिर से समझ लो। द्वितीय, सप्तम और दशम, इन तीनों भाव में से किसी भाव का भी मालिक अगर कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है, किसी का भी मालिक, तो उसका अपने जीवन साथी के अलावा किसी दूसरे के साथ संबंध निश्चित तौर पर में होगा ही, ये तय है। अब आगे चलते हैं। अब है कि यदि पंचमेश और सप्तमेश बलवान होकर, चलिए एक बार इसको पहले मिटा दिया जाए। अब कहते हैं महर्षि कि यदि पंचमेश और सप्तमेश बलवान होकर खष्ठेश से देखा जाता हो अथवा युक्त हो, तो वो मनुष्य पुत्रहीन होता है। बड़ा ध्यान से सुनना। पंचमेश यानी कि पंचम भाव का मालिक कौन? तो ये मानो कि मंगल। ठीक। सप्तम भाव का मालिक कौन? ये मानो कि बुध। और छठे भाव का मालिक कौन? यानी कि शुक्र। शुक्र। ये कंडीशन अगर बनती है, ठीक, कह रहे हैं फिर से, बड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना है आप, कि पंचम
और सप्तम भाव का मालिक बलवान हो। ऐसा नहीं कि 0 डिग्री पर में है, ऐसा नहीं कि 2-4 डिग्री पर में, ऐसा नहीं कि 24 के बाद है, नहीं, ये 6 से लेकर के और अगर 18 डिग्री के बीच में है, पंचम भाव का मालिक और सप्तम भाव का भी मालिक। बड़ा बहुत ही गूढ़ रहस्य का बात है, इतनी आसानी से प्रिडिक्शन नहीं लागू होती है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि हमने जब एक राज्यपाल की कुंडली देखी और जब मैंने फलादेश किया और जब सारी बातें फलादेश करते हुए बताया तो वो चुपचाप सुनते रहे, जैसे एक सामान्य व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है जल्दी, वो भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप हमारी बातों को 7-8 मिनट तक उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि मिश्रा जी, आप जानते हो आप अभी किससे बात कर रहे हो, मैं कौन हूं? मैंने कहा नहीं, आप मेरे लिए सिर्फ एक जातक हो जिसकी कुंडली में जांच कर रहा हूं। उन्होंने कहा मिश्रा जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अभी तक मैंने कम से कम 10 से 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मैंने एस्ट्रोलॉजी पर में खर्च कर दिए। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास गया, खर्च कर दिए, लेकिन आज जो मुझे प्रिडिक्शन मिली है, आज जो एक स्टेप बाय स्टेप, शब्द बाय शब्द जो मेरे दिल में और दिमाग में जो उतरता गया है, ऐसा प्रिडिक्शन मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने लाख लाख रुपए जो हैं सो दिए हैं फीस में सिर्फ। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। मैंने फिर पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मेरा नाम ये है और मैं इस राज्य का अभी राज्यपाल हूँ। अब मेरा दिमाग जो है सो एकदम बड़ा ये हो गया, क्योंकि मैंने तो पूरा का पूरा नेगेटिव कुंडली बता रही थी और पूरा नकारात्मक फलादेश कर दिया मैंने। अब मैं ये सोचने लगा उस वक्त, 1 मिनट के लिए मनुष्य ही हूँ, ये सोचने लगा जो क्या वाकई में मेरी फलादेश सही है। मुझे शंका होने लगा अपने आप पे, अपने ज्ञान पर में। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भी क्या इतनी परेशानी आ सकती है? जब तक मैं सोच रहा हूं तब तक उन्होंने कहा कि एक एक शब्द आपका सही है। बाहर से लोग ये समझ रहे हैं कि मैं राज्यपाल हूं, गवर्नर हूं, बहुत बढ़िया है, ऐश मौज में जी रहा हूं, सब बढ़िया है, लेकिन जो आपने बताई है कुंडली देख के, आंतरिक स्थिति वही है। आप मेरे राज्यपाल भवन पे आए। बहुत सारी बातें उन्होंने बहुत आग्रह की। तो कहने का अर्थ ये है कि स्थिति किसी के भी कुंडली में कुछ भी घटित हो सकती है, जरूरी नहीं है। आज राहुल गांधी विपक्ष में हैं, राजकुमार हैं, दूसरे शब्दों में कहूं तो राजा ही हैं। आज कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जो नहीं होना चाहिए था। आज मैं प्रियंका गांधी का भाषण सुन रहा था, उसमें मैंने जो सुना बड़ा मतलब दिल को छू गया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वालों ने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर शासन किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने ही किया। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से आज हम हंसी खुशी हैं वैसे ही थे एकदम 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ। कुछ न कुछ तो हुआ है, कुछ न कुछ तो हो रहा है। मिट्टी घर में रहते थे, आज छत में, पक्का में हो, आज बिल्डिंग बनी हुई है कई मंजिल की, फ्लोर की। राहुल गांधी को एक छोटे से बातों के लिए, जैसे एक लगन टॉप का मैं न्यूज़ देख रहा था, सौरभ द्विवेदी बता रहे थे कि ये केस कुछ इस प्रकार से है जैसे कि राहुल गांधी ने ट्रैफिक तोड़ दिया हो और उसके लिए उन्हें सज़ा हो गई हो। इस प्रकार की इतनी बड़ी सज़ा नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र है। ऊपर से सुनने में ये भी आया कि 8 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया जो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए था, ये सब ठीक नहीं है। देश को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर आप देशवासी मजबूत विपक्ष को तैयार करने में सक्षम नहीं हैं तो फिर आज 1000 रुपये सिलेंडर गैस है, एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है कल 2000 का हो जाए। ये छोटा सा गैस सिलेंडर को क्यों नहीं 1000 से 500 किया जा रहा है? एक छोटा सा चीज़ है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप भारत सरकार कर रहे हो, क्यों नहीं एक छोटा सा जो एक गैस सिलेंडर, जो आज एक आम जन का, गरीब व्यक्ति का सबसे ज़्यादा ज़रूरी का चीज़ है गैस सिलेंडर,
उसको तो कम से कम 500 कर दो। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हो, मान रहा हो। चलिए इस पर चर्चा नहीं करूँगा, नहीं तो ये फालतू का दिमाग में आ गया, कुछ नहीं बोलना चाहिए था राजनीति पर में मुझे राजनीति, लेकिन हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, मैं भी इस देश का वासी हूँ। देवी और सज्जनों, अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो महर्षि कहते हैं, क्या है स्थिति, कि हमने बताया आपको कि यदि पंचमेश और सप्तमेश बलवान हो करके कहीं भी बैठे हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है कि यहीं बैठे, वो कहीं भी बैठे हुए हो, और इस पर में हो सकता है ये दोनों ग्रह यहाँ बैठा हो और शुक्र यहाँ बैठा हो, यहाँ से दृष्टि पड़ रही हो, तो पंचमेश और सप्तमेश दोनों साथ में युति हो दोनों की, और उस पर में षष्ठेश यानी कि शुक्र का दृष्टि पड़ रहा हो, कुंडली हो सकता है किसी और लग्न की भी हो। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो व्यक्ति पुत्रहीन हो जाता है, उस व्यक्ति को संतान या तो होती नहीं है, अगर संतान होती है तो किसी न किसी कारणवश, बहुत लोगों को आपने ऐसा देखा होगा जो माँ बाप बैठे हुए हैं और संतान दुनिया छोड़ के चली गई है, उसके पास कोई नहीं है, ऐसा आपने कई बार देखा होगा। तो ऐसी स्थिति होने की जो है सो संभावना जागृत रहती है। आगे है, पहले इसको थोड़ा मिटा दूं। आगे है कि यदि योग कारक पंचमेश और सप्तमेश सप्तम भाव में स्थित हो। अब इस कुंडली में देख लो क्या कह रहे हैं कि मंगल यानी कि पंचमेश और सप्तमेश दोनों ही सप्तम भाव में हो, जैसे कि यहाँ पर में मंगल है और जैसे कि बुध है। पंचमेश और सप्तमेश दोनों ही सप्तम भाव में स्थित हो और शुभ ग्रह से देखा जा रहा हो। कंडीशन देखो किस प्रकार से बदल रहा है वो देखो। अब आप अभी आपने देखा कि पंचमेश और सप्तमेश बैठा हुआ है कहीं भी कुंडली में, और द्वितीय यानी कि छठे भाव का जो मालिक है उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो वो व्यक्ति संतानहीन हो जाता है। अब आप उसी कंडीशन को थोड़ा सा उल्टा करके देखो। अब देखो कि पंचमेश और सप्तमेश दोनों एक साथ सप्तम भाव में बैठे हों और इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। मान लो यहाँ पर में गुरु है, मान लो कि यहाँ पर में कोई दूसरा शुभ ग्रह है, नहीं, इस प्रकार से अगर इसकी दृष्टि पड़ती है तो उस व्यक्ति को जार संतान की प्राप्ति होती है, यानी कि नाजायज औलाद की प्राप्ति होती है उसको। वो स्त्री, वो पुरुष अपने पति अथवा पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे के साथ संबंध बना करके नाजायज संतान पैदा कर देता है। इसको कहते हैं जाजर अथवा नाजायज पुत्र योग। नाजायज संतान की उसको प्राप्ति हो जाती। कंडीशन बड़ा साफ है कि पंचम और सप्तम भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठा हुआ और किसी भी शुभ ग्रह की अगर दृष्टि है तो उसको नाजायज संतान की प्राप्ति होती है। अब देखो ये कंडीशन जैसे कि खंडित हो गया, अभी पिछला कंडीशन इस कंडीशन के आगे। अब आगे आप देखो कि यदि सप्तमेश पापक ग्रह से युक्त होकर द्वितीय भाव में स्थित हो। क्या कह रहे हैं, बड़ा ध्यान से समझने और सुनने की जरूरत। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और आपकी सारी मेहनत जो है सो खराब हो गई। कह रहे हैं कि यदि सप्तमेश पापक ग्रह से युक्त होकर द्वितीय भाव में बैठा हो, मान लो कि यहाँ के सप्तमेश यानी कि इसका मालिक है बुध, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, यहीं पर में आ गया राहु, नहीं, सप्तमेश भी यहाँ से बैठ गया द्वितीय भाव में, उसके साथ पापक ग्रह है। और कह रहे हैं कि अगर मंगल की दृष्टि हो, मान लो कि मंगल यहाँ पर में बैठा हुआ है अथवा यहाँ पर में बैठा हुआ है, नहीं, अथवा मान लो कि यहाँ पर में बैठा हुआ है, कहीं पर भी मंगल है, जहाँ से यहाँ पे बैठेगा तो अष्टम दृष्टि पड़ेगा, 7 8, यहाँ पे बैठेगा सप्तम, यहाँ बैठेगा तो चौथा दृष्टि पड़ेगा। अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही नाजायज औलाद की प्राप्ति होती है। निश्चित तौर पर में उसके कुंडली में, उसके जीवन में नाजायज संतान के प्राप्ति का योग बन जाता है।
तो देवी और सज्जनों, आज इसी सब विषय पर में हमने चर्चा किया। बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स थे जिस पर चर्चा करना जरूरी था। इन सब विषयों पर में यूट्यूब पर में वीडियो नहीं के बराबर अवेलेबल है, नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।